हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 13 नवंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं संजीव खन्ना जी। जस्टिस खन्ना बोलते हैं हम लोग, संजीव खन्ना इनका एक्चुअली में नाम है। ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं? 51th है। अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसकी आपको चर्चा करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, है ना। तो याद रखिएगा सीजीआई। सीजीआई क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का सबसे हेड हो जाता है। ठीक है, जनरली कोर्ट्स कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो जनरली क्या होता है कि लोअर कोर्ट्स होते हैं, कई बार इसमें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होते हैं हाई कोर्ट्स, ये स्टेट में काम करते हैं। ठीक है, ये स्टेट, जैसे किसी एक स्टेट में जाओगे तो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के नीचे सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग डिवीजन में हम बांट देते हैं, दीवानी फौजदारी अलग अलग बांट भी देते हैं कई बार, और इसको कई बार हम लोग लोअर कोर्ट डायरेक्टली बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी राज्य हैं, मतलब हमारे से अगर सपोज करो 28 राज्य, तो 28 राज्यों में नहीं है, लगभग 25 राज्यों में हाई कोर्ट है ना। और बाकी कुछ जैसे राज्यों को कंबाइंड कर दिया गया हाई कोर्ट। तो इनके ऊपर एक सुपरविजन के लिए होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो फाइनल होता है। ठीक है, ऐसे काम करता है ये। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली इनको चूज किया गया है। 51th सीजीआई है, मतलब 91 नंबर 51th नंबर पे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 50 में कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे। ठीक है, जो अभी रिटायर कर गए। तो याद रखिएगा, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाया था। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इतनी चीज याद रखेंगे। अब इनके कुछ निर्णय थे, जस्टिस खन्ना ने अभी तक में काम में जो मेजर मेजर निर्णय दिया उसके बारे में अगर चर्चा करें तो आर्टिकल 370 को निरस्त करने की बात इन्होंने कही थी। मतलब जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, जिसको इन्होंने कहा था कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया वो सही लिया है। ठीक है, इसके अलावा चुनावी बांड 2018 में उसको निरस्त किया था। इसके अलावा देखो अभी रिसेंटली बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हमें अल्पसंख्यक बेसिकली यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, तो इन्होंने खारिज कर दिया था उसको भी। ठीक है, और ईवीएम को इलेक्शन से पहले इन्होंने बोला था नहीं नहीं ईवीएम सही है, ईवीएम से हम लोग वोट कराएंगे। तो ये सारे निर्णय इनके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और याद रखो, यहाँ तक तो आपको चीजें न्यूज में मिलेंगी, जो नहीं मिलेंगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सीजीआई बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है ये मैं समझाता हूँ आपको। देखो उससे पहले एक चीज और याद रखो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाओगे तो 34 के आसपास, हाँ 34 है। ठीक है, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के इतने टोटल हैं, इसी में से एक को उठा के चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ठीक है, और जनरली जो रूल फॉलो किया जाता है कि जो सीनियर मोस्ट हो, सीनियर मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जिसको एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में उसको बनाया जाता है ना। ठीक है, जनरली ये होता है सीनियर मोस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा उम्रदार भी होता है, कई बार उसमें उसका एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा होता है, तो उसको बनाया जाता है। एक दो बार बाईपास किया गया ये रूल, बट जनरली यही होता है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब ये एलिजिबिलिटी क्या होती है उसकी हम बात करें। देखो सबसे पहला तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है कि 5 साल तक कम से कम वो क्या हो, हाई कोर्ट्स में काम किया हो उसने। ठीक है, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट्स में उसको 5 साल तक कम से कम एज ए न्यायाधीश काम किया हो, या फिर हो सकता है 10 साल तक उच्च न्यायालय में काम करे लगातार, या तो वो एज ए एडवोकेट काम किया हो। ठीक है, एज ए अधिवक्ता काम किया हो। ठीक है, और उसके आगे पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ना हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक क्राइटेरिया होता है इनके जब इनको डिसाइड किया जाता है कि नहीं इनको सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस बनाया जाना है या नहीं बनाया जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे देखो मट्टुपिट्टी डैम की। देखो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो मट्टुपिट्टी डैम है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पे? सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि केरला में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? केरला का। तो ये चर्चा में क्यों कि देखो ये यहाँ पे ना टूरिज्म वगैरह स्टार्ट किया गया है, तो इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है, आप केरला को देखोगे तो केरला अगर इंडिया का मैप बनाओगे तो साउथ में आप देखो तो ये वाला रीजन केरला आता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला आता है। तो ये बेसिकली देखो कि बहुत हरा भरा है, ये पूरा पूरा का पूरा केरला कर्नाटक का एरिया इधर वाला देखो बहुत हरा भरा है ना। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बहुत होता है। तो यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। देखो यहाँ पे रोड जाने के लिए नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जो सी सर्विस है ना, सी प्लेन सर्विस चालू की है। तो आप इसमें बैठ के आप सी के थ्रू इधर से कहीं से आप पकड़ो और आराम से यहाँ पे जाओ, डैम वगैरह घूम के आओ। कैसी इमेज होती है मैं वो आपको दिखाऊंगा, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो केरला की अगर बात करें तो केरला में है कहाँ पे आपका मट्टुपिट्टी डैम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है तो याद रखिएगा। इसके आसपास में कौन कौन से नेशनल पार्क है वो कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क,
केरला में, ये जस्ट बगल में यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है, ठीक है। और पंपादूम 16 नेशनल पार्क है, ठीक है। और आपका कुरिन जिमाला ये सेंचुरी है। ये याद रखेंगे, बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे केरला में है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ कि मतलब इतना खूबसूरत दिखता है दोस्तों ना, कि आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं स्विट्जरलैंड जाना, एम्स्टर्डम जाना है, वहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ तक आपने ना एक्सप्लोर किया ही नहीं। आप देखो कितना खूबसूरत सा प्लेस है। आप स्विट्जरलैंड देखोगे लगभग ऐसे ही दिखेगा, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ना जो डैम बना रखा है बड़ा खूबसूरत सा है, घूमने लायक बहुत प्यारा सा है। टूरिज्म एक्टिविटीज होती है, देखो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ये कार्य जब लोग आएंगे ना तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग खाएंगे पिएंगे चीजें करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है वो खराब होने के चांसेस है, ठीक है। मतलब ये है कि इनके इन्वायरमेंट को बेसिकली हार्म होने का मतलब खतरा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ये लोग चिंता जता रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। तो आपके एग्जाम पॉइंट से इसमें क्या क्या रिलेवेंट हो जाता है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। देखो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है आपकी, ये डैम कहाँ पे है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे है। उसके आसपास याद रखिएगा अनामुड़ी है, यहाँ पे पंबादुम है, 16 नेशनल पार्क है, और कुरिन जीनमाला नेशनल पार्क है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब लाइटनिंग रॉड्स की बात कर लें। देखो लाइटनिंग रॉड्स क्या होता है, आपने सुना भी होगा कई बार कि बिजली चमकना जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे भी देखो इंडिया में बहुत सारी मौतें होती है। अब 2022 का डेटा आया है जिसमें कहा गया कि 2887 जाने बस इसलिए गई थी बिजली चमकने की वजह से, है ना, लाइट गिरी और वहां पे आदमी मर जाता है, ठीक है। अब इससे आप एग्जाम पढ़ने से क्या रिलेवेंट निकाल सकते हो। देखो कई बार आपने देखा होगा कि अर्थिंग दी जाती है, कई बार आपने देखा त्रिशूल जैसा ऐसा बना के, है ना। जब मकान आजकल जो मकान बने हैं ऐसे देखोगे, इनको अर्थिंग दी जाती है जिससे कि अगर बिजली गिरे तो डायरेक्टली जमीन में चले जाए, है ना। उस बिल्डिंग को हार्म ना हो, यहाँ अगर उधर सब छत पे या बिल्डिंग में कोई हो तो उसको हार्म ना हो। तो आजकल के जो घर बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं, लेकिन जो पहले के घर बने हुए हैं वहां पे आपको ये सब सारी चीजें नहीं मिलेंगी, है ना। कई बार अगर आपने सोलर पैनल अगर अपने घर में लगाया होगा, अगर आपने सोलर पैनल अपने घर में लगाया होगा तो आपने देखा होगा ऐसे ये अर्थिंग करते हैं, ठीक है। ये लाइट लाइट जो लाइटनिंग रॉड्स वगैरह लगाए जाते हैं क्योंकि इससे इससे बचने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि लाइटनिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इंडिया में तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि नॉर्थ के लगभग सारे स्टेट्स में जाते हैं, और खासतौर पे वहाँ पे होते हैं जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह साइड ले लो। क्योंकि उधर क्या होता है कि क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज होता है ना। कोई तूफान आ गया, है ना, ठीक है। तो इस साइक्लोन आ गया कोई, तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज होता है, तो उधर थोड़े से खतरे ज्यादा हो जाते हैं जहाँ पे क्लाइमेट बहुत तेजी से रैपिडली चेंज होता है। तो वेनेजुला में एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा रैपिडली क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये देखो, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। तो वर्ल्ड में लेक मैराकाइबो है, ये यहाँ पे है देखो। पूरा ये आपका नॉर्थ अमेरिका इधर ऊपर आ जाता है, इधर आता है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका को देखोगे तो एक कंट्री आती है वेनेजुला। वेनेजुला में ही एक लेक है, ये है आपका मैराकाइबो लेक भी है, प्लेस भी है, और ये स्ट्रेट भी है। तो यही पे बेसिकली सबसे ज्यादा क्या होती है, लाइटनिंग रॉड्स आते हैं, ठीक है, लाइट बिजली चमकती है यहाँ पे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा लाइटनिंग कहाँ होती है। तो याद रखिए मैरा कैबो वेनेजुला में एक प्लेस है, याद रखिएगा। और ये लेक की अगर बात करें तो ये बेसिकली वेनेजुला में ही लेक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लस ये जो मैरा कैबो स्ट्रेट है, ये किन दो प्लेसेस को जोड़ता है, तो गल्फ ऑफ वेनेजुला है और लेक मैरा कैबो को जोड़ता है। या मैरो कैबो भी बोलते हैं, कहीं कहीं मैरो सैबो भी बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका कैरेबियन सी, याद रखिएगा। यहाँ पे वेस्ट इंडीज वगैरह याद आता है। तो जब मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में सारी चीजें बहुत डिटेल में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको याद रहेगा लेक मैरा कैबो कहाँ पे है एग्जैक्टली बात करूँ तो देखो मैंने आपको बता दिया मैप में। ये है पूरा साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिका में भी एक कंट्री है वेनेजुला, और वेनेजुला के अंदर में ये है, ठीक है। तो ये वेनेजुला स्ट्रेट है, यहाँ पे लेक है, और ये गल्फ ऑफ वेनेजुला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे देखो डिजिटल यूरो की। तो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप है, उसने क्या किया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोलते हैं इसको। तो इन्होंने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। अब देखो डिजिटल करेंसी क्या होता है, बड़ा ना मतलब दिमाग का पेचीदा हो जाता है लोगों का समझने में। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल लेके सबसे पहले समझाता हूँ। आपके पास एक बैंक है, उस बैंक में पैसे हैं, ठीक है। आप क्या यूज करते हो, फोन पे, जीपे, यही सब यूज करते हो, ठीक है। किसी का स्कैनर मिलता है, आप उसको स्कैन करते हो, नंबर डाल के स्कैन करते हो, आपके अकाउंट से पैसे कट के इनके अकाउंट में चले जाते हैं। सिंपल फंडा ये काम करता है, ठीक है। अब देखो ये बैंक हो गया, ये पेमेंट गेटवे हो गया,
ठीक है। और पेमेंट गेटवे होता है यहाँ पे जो पेमेंट को प्रोसेस करता है। एक थर्ड पार्टी का ऐप के थ्रू क्या होता है, ये पूरा पेमेंट आता है आपके अकाउंट में, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है, एक पेमेंट गेटवे कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, एक ऐप भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर जाके पेमेंट होता है। 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है इस नॉर्मल प्रोसेस में। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे इन्होंने बेसिकली एक सिस्टम निकाल दिया क्या, कि आप एक वॉलेट बना लो, मतलब एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपने अपने बैंक से क्या किया, पैसे डायरेक्ट इसमें ऐड कर लो। मान लो मैंने 1000 यूरो ऐड कर लिया, 1000 रुपये ऐड कर लिए, ठीक है। अब जनरली दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपने डायरेक्टली पैसा ऐड कर लिया अपने वॉलेट में, ठीक है। आप वॉलेट से क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, है ना। आप किसी को भी पेमेंट करना तो अपने डायरेक्टली वॉलेट से करो, किसी भी मीडिएटर की इसमें जरूरत नहीं है, किसी भी और थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक बार ऐड करने के बाद किसी बैंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बार बार इसमें से आपको पैसे नहीं कटाने हैं। क्यों, देखो होता क्या है, आप जितनी बार पैसे इसमें से 1 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, 10 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, बैंक को भी अपडेट करना पड़ता है, पेमेंट गेटवे को भी अपडेट करना पड़ता है। अगर आप पासबुक, बैंक पासबुक अपना अगर अपडेट आप कराने चले जाओगे, है ना, तो आपको, आप पता करो, तब आप आज जाके देखो, आपने हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे टाइम से ना अपना बैंक पासबुक अपडेट ही नहीं कराया होगा, है ना। तो अगर आप जाके बैंक पासबुक अपडेट कराओगे तो आपको पता चलेगा 3-4 बैंक पासबुक आपके लग जाएंगे बस पूरा फिल करने में। क्यों, क्योंकि आपने किसी को 10 रुपए पेमेंट कर दिया, 20 रुपए का पेमेंट कर दिया, वो सारे सारा रिफ्लेक्ट होता है आपके बैंक पासबुक पे, है ना। तो इनके लिए भी सिर दर्द हो जाता है, बैंकों के लिए भी, पेमेंट गेटवे के लिए भी। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है यूपीआई की वजह से, है ना। तो ये यही रीजन है कि इसके लिए बहुत सारे बैकएंड सर्वर यूज़ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपने डायरेक्ट बैंक से अपने वॉलेट में ऐड कर दिया, 1000 रुपये डाल दिए, इसी से आप पेमेंट करते रहो। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले चलता था, आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन अगर आपने पेटीएम पहले यूज़ किया होगा, है ना, पेटीएम यूज़ करते रहे होंगे, तो पेटीएम में दो चीज़ें थी, एक तो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटा लो, या तो पेटीएम के वॉलेट में ऐड कर लो पैसा और वॉलेट से ही डिडक्ट कराते रहो। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन लोगों को उस समय समझ में नहीं आया। लोगों को लगता था वॉलेट में पैसा फंस जाता है, फिर इस पैसे का हम बस पेमेंट के लिए यूज़ कर पाते हैं, लेकिन बाकी काम में यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब किसी को अगर पैसा भेजना था, हम वॉलेट से पैसे नहीं भेज पाते थे। अगर यहाँ पे ये कर देते कि किसी, मतलब जो वॉलेट था, इस वॉलेट से हम पेमेंट के साथ साथ किसी को पैसा भी भेज सकते, तो सबसे बढ़िया रहता, ये सक्सेसफुल रहा होता। लेकिन जनरली क्या कर दिया था कि वॉलेट में अगर आपने पैसा ऐड कर दिया तो बस आप पेमेंट ही कर पाओगे स्कैन करके, किसी मर्चेंट को, दुकान वाले को, मतलब किसी दोस्त को अगर पैसा भेजना तो वॉलेट से पैसा नहीं भेज पाते थे, ठीक है। तो ये याद रखें। अच्छा, इससे रिलेटेड अब इंडिया में क्या चल रहा है, हमने ये सब समझ लिया। अच्छा, इस वॉलेट का एक बेनिफिट और भी है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन मोड में भी चलेगा और ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, नेट है तब भी चलेगा, नेट नहीं है तब भी चलेगा। इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा ये बेसिकली क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो गाँव वगैरह में ना आज भी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू रहता है ना। जब से जियो आया है तब से नेटवर्क का और ज़्यादा इशू हो गया है ना। क्योंकि जियो के पहले दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, एयरटेल के नेटवर्क्स, बीएसएनएल के नेटवर्क्स, ठीक है, वोडाफोन, है ना, जो आइडियाज के पास वीआई हो गया, इसके बाद तो आइडिया भी था, एयरसेल वगैरह था, यूनिनॉर, बहुत सारी कंपनियां थी, सबके नेटवर्क अच्छे होते थे। लेकिन जब से जियो इंटर कर गया ना, जियो ने तो बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी, डिजिटल एरा को बहुत बढ़ावा दे दिया, लेकिन बाकी सारे कंपनियों के हालत खराब है इस समय, सबकी हालत खराब चल रही है। आप सबके नेटवर्क अच्छे नहीं आते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आती, इंटरनेट अच्छा नहीं आता। अगर आप शहर में रहेंगे तो ठीक है, देहात में बहुत बुरा हाल है ना। ठीक है। तो देखो इंडिया ने भी एक करेंसी लॉन्च किया, आरबीआई ने, जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं, रुपी, या ई रुपी बोलते हैं इसको, डिजिटल रुपी के नाम पे बोल रहे हैं। इसमें इतने पैसे आप ऐड कर सकते हो, तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग तरीके से है, ठीक है। तो 1 to 1 आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो डिजिटल रुपी का। आप जैसे, आपको बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, आपने बैंक से ट्रांसफर कर लिया अपने वॉलेट में, ई रुपी का एक ऐप आएगा, उसमें आपको, लॉन्च हो चुका है, पायलट रूप में चल रहा है 2022 से ही। आपने इस ऐप में क्या किया, मान लेते हैं आपने 500, मान लेते हैं आपने 700 रुपये ऐड कर लिए, तो ये 500 के दो, 500 का एक हो जाएगा और 100 का एक हो जाएगा, 200 का एक हो जाएगा। तो टोटल 700 रुपये आपके वॉलेट में रहेंगे, ठीक है। दिखाएगा कि 500 का एक नोट है आपके वॉलेट में और एक इतना है, 200 का है। तो आप सपोज किसी को 7 रुपये का पेमेंट करते हो, अगर आपने किसी को 7 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया, या थोड़ा सीधा सीधा लेते हैं, 10 रुपये का पेमेंट करना है, तो आपके पास तो 500 का नोट है और 200 का नोट है, तब कैसे होगा। तो जनरली क्या होगा, जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसको 10 रुपए का, ठीक है, तो ये 200 रुपये वाला नोट उसको पे होगा, ठीक है। और वापस से आपके अकाउंट में क्या ऐड हो जाएगा, 100 रुपये, 50 रुपये
और हो सकता है 10-10 के हो जाए, नहीं तो 20-20 के 2 नोट हो जाएंगे। तो टोटल आप देखोगे कितने हो जाएंगे, 100 रुपये ये हो गया, 50 रुपये हो गया, 150 हो गया, 20-20 के 2 नोट हो जाएंगे, तो टोटल 190 रुपये आपके अकाउंट में दोबारा से ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये सारे नोट्स दिखने लगेंगे, 200 की जगह आप 200 वाला नोट गायब हो जाएगा, और आपको 100 का नोट दिखेगा, 50 का नोट दिखेगा, 20-20 का दिखेगा। आप सपोज करो किसी को आपने 3 रुपये पेमेंट करना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो अब मान लो आपने 20 रुपये का नोट से पेमेंट कर दिया कि मैं यार इस नोट से पेमेंट करना चाहता हूँ। आप नोट सेलेक्ट करके उसमें पेमेंट कर सकते हो। तो आपने जैसे 20 रुपये से आप नोट से पेमेंट करोगे, तो आप पाओगे कि 3 रुपये काटना था 20 रुपये में, तो कितना बचेगा, 17 रुपीज, है ना। अगर 20 रुपये है आपके पास, अगर 3 रुपये आपने पेमेंट किया, तो 17 रुपये बचे। तो अब 17 रुपये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये, तो ये इतने आपके नोट ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 2 रुपये ना ऐड होके 1-1 रुपये के 2 सिक्के ऐड हो जाए, या 50-50 पैसे के 4 कॉइन ऐड हो जाए, है ना। तो ये सारी आपकी इसमें करेंसीज मिलने वाली है, ये ऐसे ही दिखता भी है। ठीक है, पायलट रुपये कुछ सिटीज में इन्होंने चालू भी कर दिया है, अभी मतलब ट्रायल फेज में चल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंडिया का क्या है, ई रूपी है, डिजिटल करेंसी जो आरबीआई लॉन्च किया है। ये ब्लॉकचेन आधारित है, वॉलेट रहेगा। इसमें भी क्या है कि आपको इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं है, इंटरनेट है तो ठीक है, नहीं है तब भी, है ना। तो ये आपका वॉलेट काम करेगा। ठीक है, ये तब भी वो आपका वॉलेट काम करेगा। तो ये सबके पास होगा, दुकानदार के पास भी होगा, आपके पास भी होगा। आपने उसको 500 रुपये का नोट पे किया, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में बाकी जितने पैसे हैं आपको आ जाएगा। आपने उसमें मतलब अमाउंट डाल दिया कि इसको जी 30 रुपये पेमेंट करने हैं, तो 470 रुपये आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, 30-30 रुपये उसको चला जाएगा, 500 का नोट उसको चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी करेंसी है जो बेसिकली ऐसे चलने वाली है। अब बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। चर्चा में देखो हर साल ही जयंती आती है इनकी, बट इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। ठीक है, बातें कही थी। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये याद कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है वो थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं हो पाता यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 1920 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे 1923 में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा गांधी जी जब सॉल्ट सत्याग्रह चला रहे थे, नमक सत्याग्रह चला रहे थे, तो 1.5 साल तक उसके चक्कर में ये लोग जेल में रहे थे, मेरठ में। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है। प्लस इसके अलावा ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, 10 साल तक थे लगभग, है ना। तो याद रखेंगे, इनका ही कॉन्सेप्ट था आईआईटी का, आईएससी का, यूजीसी का, इनका ही मतलब इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इन्होंने इस्टेब्लिश करने में बहुत मदद की थी। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा आपने साहित्य अकादमी का नाम सुना होगा, संगीत नाटक अकादमी का नाम सुना, ललित कला अकादमी का तो नाम सुना ही सुना होगा आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बट ये जनरली लोग जानते हैं इसको, है ना। तो ये इनके द्वारा सारा ये सब चालू किया गया था, तो ये आपकी जॉब पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। देखो गला थोड़ा अभी भी ठीक नहीं है, फीवर थोड़ा सा भी कंट्रोल में है, दवा रेगुलर ले रहा हूँ तो, बट क्या है कि पूरा सिस्टम अभी ब्लॉक है, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है। बट हाँ, होपफुली अभी मुझे लग रहा है 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।